हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत ज़बरदस्त तरीके से चले होगी। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है हमारा वो समान हिंदी को लेकर के है और समान हिंदी में जो हमारा प्रैक्टिस सेट 5 है वो आज हम करेंगे। तो ठीक है, इसके पहले हमने आपको 4 प्रैक्टिस सेट करवा चुके हैं। ये 5वां प्रैक्टिस सेट है। ठीक है, ये खासतौर से दोस्तों यूपीपी 2024 के लिए वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। तो आप लोग वीडियो को अंत तक देखिए, आपको मज़ा आ जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। गुड़ ना दे गुड़ की, पहला क्वेश्चन है, गुड़ ना दे गुड़ की खाली स्थान है, इस लोकोक्ति को उचित विकल्प से पूर्ण कीजिए। लड़ाई तो करें, सी बात तो करें, राज तो करें, रोज तो करें। कौन सा ऑप्शन रखने पे ये एकदम पूर्ण वाक्य बन जाएगा, पूर्ण लोकोक्ति बन जाएगी? तो बताइए। तो गुड़ ना दे गुड़ की, सी बात तो करें। अगर हम दूसरा ऑप्शन रखते हैं सी बात तो करें तो करेक्ट आंसर होगा। तो गुड़ ना दे गुड़ की, सी बात तो करें, ये लोकोक्ति आपकी पूरी हो जाएगी। तो ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन। निम्न विकल्पों में से सही शब्द चुनिए। पुनर्जागरण, पूर्ण जागरण, पुनर्जागरण, पुनर्जागरण। कौन सा विकल्प उचित है? वर्तनी आपको बताना है। तो बताइए कौन सा शुद्ध है? तो दोस्तों जो करेक्ट आंसर है वो है पुनर्जागरण। दोस्तों देख लीजिए, पुनर्जागरण इस तरीके से लिखा जाएगा, पुनर्जागरण। तो ये वर्तनी में भी आ सकता है क्वेश्चन कि हाँ, कौन सा वर्तनी के दृष्टि से कौन सा शुद्ध शब्द है। तो पुनर्जागरण एकदम सही ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन, जहाँ उपमा अलंकार का सौंदर्य अर्थ में निहित हो वह कौन सा अलंकार कहलाता है? अर्थालंकार, अलंकार, अर्थालंकार, शब्दालंकार, उभयालंकार। तो दोस्तों कौन सा अलंकार कहलाता है? करेक्ट आंसर होगा दोस्तों अर्थालंकार। ठीक है, जहाँ उपमा अलंकार का सौंदर्य अर्थ में निहित हो वहाँ अर्थालंकार होता है, और जहाँ शब्दों से काव्य में क्या होता है, सौंदर्य आ जाता है, वहाँ पे शब्दालंकार होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, दिए गए विकल्पों में से स्तुति शब्द का विपरीतार्थक शब्द कौन सा है? स्तुति शब्द का विपरीतार्थक शब्द पूछा है। शुभ होगा, प्रशंसा होगा, निंदा होगा या अशुभ होगा? तो जो करेक्ट आंसर होगा स्तुति का विपरीतार्थक शब्द वो दोस्तों होगा निंदा होगा। क्या होगा? निंदा होगा। शुभ, अशुभ और प्रशंसा, ये सब दोस्तों क्या है? परस्पर विलोम शब्द हैं। शुभ हो गया, अशुभ हो गया और प्रशंसा, ये क्या है? विलोम है। स्तुति का जो विपरीतार्थक शब्द है वो निंदा है। दोस्तों ये आप लोग फिर से क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। हमने क्या बोला? जो स्तुति शब्द का विपरीतार्थक शब्द है वो है निंदा। क्या है? निंदा। और शुभ, अशुभ क्या है? ये परस्पर क्या है? विलोम शब्द हैं, आपस में विलोम हैं। शुभ अशुभ, क्या? ठीक है, शुभ अशुभ। अगला क्वेश्चन, जिस संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता बताई जाए वह क्या कहलाता है? जिस संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता बताई जाए वह क्या कहलाता है? प्रविशेषण, विशेषण, प्रविशेष्य या विशेष्य? दोस्तों जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताई जाए वह क्या होता है? विशेष्य होता है। तो करेक्ट आंसर होगा आपका विशेष्य। जो पद संज्ञा तथा सर्वनाम पदों की विशेषता बताते हैं उन्हें हम विशेषण कहते हैं। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता जो बताते हैं उन्हें हम विशेषण कहते हैं। ठीक है, उन्हें हम क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। और संज्ञा सर्वनाम की विशेषता जो बताता है उसे हम विशेष्य कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, दिए गए विकल्पों में से गोष्ठी का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? गोष्ठी का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? तो बताना है। कलेवर, काया, कोश, सभा। तो जो करेक्ट आंसर होगा आपका वो होगा सभा। क्या होगा? दिए गए विकल्पों में से गोष्ठी का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? वो सभा है दोस्तों। कौन सा है? सभा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, दिए गए विकल्पों में से वस्तु का बहुवचन शब्द बताइए। वस्तु का बहुवचन पूछा है। वस्तु का बहुवचन शब्द पहचानिए। वस्तुएं होगा
या वास्तु होगा या वस्तुओं होगा या वस्तुओं होगा? कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो जो करेक्ट आंसर सही होगा वस्तु का वस्तुएं होता है, वस्तुएं करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, दिए गए विकल्पों में से उत्थान शब्द का विपरीतार्थक शब्द कौन सा है? उत्थान का, तो उत्थान का क्या है? उत्कर्ष होगा, अनिष्ट होगा, पतन होगा या चिंतन होगा? तो करेक्ट आंसर हो दोस्तों, उत्थान का जो विपरीतार्थक शब्द होगा वो होगा पतन। क्या होगा? पतन। ठीक है, करेक्ट आंसर आपका पतन होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, जहाँ किसी की बात किसी और पर डालकर कही जाए वहाँ कौन सा अलंकार होता है? अनियुक्ति, दृष्टांत, असंगति, अतिशयोक्ति। दोस्तों, जहाँ किसी की बात किसी और पर डालकर कही जाए वहाँ पर अनियुक्ति अलंकार होता है। क्या होता है? अनियुक्ति अलंकार होता है। और अनियुक्ति का अर्थ है अन्य के प्रति कही गई उक्ति। जो अन्य के प्रति कही गई उक्ति होती है उसी को हम अनियुक्ति अलंकार कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करना है। इस ग्रंथ को इतिहास की से भी एक महत्वपूर्ण रचना माना गया है। पन्ने, तुलना, दृष्टि और क्या होगा? तो जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों दृष्टि। दृष्टि ऑप्शन रखेंगे आपको एक करेक्ट वाक्य मिलेगा। इस ग्रंथ को इतिहास की दृष्टि से, हाँ दृष्टि रखेंगे, दृष्टि से भी एक महत्वपूर्ण रचना माना गया है। अगला क्वेश्चन, भगवान शब्द का स्त्रीलिंग शब्द दिए गए विकल्पों में से कौन सा है? भगवान शब्द का स्त्रीलिंग बताना है। भाग्यवान होगा, भगवती होगा, भागिनी होगा या भाग्यवती होगा? दोस्तों, जो भगवान का स्त्रीलिंग शब्द है वो होता है भगवती। क्या होता है? भगवती। तो करेक्ट आंसर आपका भगवती होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कितनी नावों में कितनी बार, कितनी नावों में कितनी बार रचना को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? बताना है दोस्तों, कितनी नावों में कितनी बार रचना को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ज्ञानपीठ पुरस्कार। ज्ञानपीठ पुरस्कार से नवाजा गया है कितनी नावों में कितनी बार रचना। दोस्तों, कितनी नावों में कितनी बार ये रचना किसकी है? वो रचना है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी की है। इनकी एक काव्य संग्रह है। ठीक है, कितनी नावों में कितनी बार किसकी है? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी की, अज्ञेय जी की रचना है। ठीक है, और दोस्तों इन्हें 1978 में, आप लोग डेट भी याद रख लीजिएगा, 1978 में, 1978 में इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था इस रचना के लिए, कितनी नावों में कितनी बार रचना के लिए 1978 में इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। किन्हें? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी को। दोस्तों, हम ज्ञानपीठ पुरस्कार से संबंधित ऑलरेडी एक वीडियो बना चुके हैं, तो किसको किस वर्ष में कौन सा पुरस्कार मिला है ये आप लोग जाके देख सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, जहाँ अनेक व्यंजनों की एक बार स्वरूपता व क्रमशः आवृत्ति हो वहाँ कौन सा अलंकार होता है? छेकानुप्रास, वक्रोक्ति, वृत्त्यनुप्रास, लाटानुप्रास। कौन सा अलंकार होता है? बताना है आपको। तो दोस्तों जो करेक्ट आंसर होगा छेकानुप्रास होगा। क्या होगा? छेकानुप्रास। जहाँ अनेक व्यंजनों की एक बार स्वरूपतः व क्रमशः आवृत्ति हो वहाँ छेकानुप्रास होता है। ठीक है, परिभाषा आप लोग याद रखेंगे तो पकड़ लेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन, किस कवि को सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? किस कवि को सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? नागार्जुन को, सुमित्रा नंदन पंत को, अज्ञेय को, जयशंकर प्रसाद को? तो जो करेक्ट आंसर होगा वो सुमित्रा नंदन पंत जी को, सुमित्रा नंदन पंत जी को सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है दोस्तों, उनकी एक रचना है लोकायतन, जो एक विचार प्रधान महाकाव्य है। इसी रचना के लिए इन्हें सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ठीक है, सुमित्रानंदन पंत को लोकायतन के लिए। रचना का नाम है लोकायतन। ठीक है, लोकायतन। अगला क्वेश्चन, मैला आंचल के रचनाकार कौन है? मैला आंचल के रचनाकार कौन है? रामधारी सिंह दिनकर, फणेश्वर नाथ रेणु,
सियाराम शरण गुप्त, गोपाल सिंह नेपाली, किसकी है? तो दोस्तों जो मैला आंचल के रचनाकार हैं वो हैं फणेश्वर नाथ रेणु। फणेश्वर नाथ रेणु की रचना है मैला आंचल। ठीक है, ये एक आंचलिक उपन्यास है दोस्तों। यह नेपाल से सटे हुए बिहार के क्षेत्रों पर आधारित उपन्यास है और इस रचना के लिए इन्हें पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ठीक है, फणेश्वर नाथ रेणु को मैला आंचल जो है इनकी रचना है, इन्हीं रचना के लिए इन्हें पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा गया था। ठीक है, और यह रचना जो है दोस्तों नेपाल से सटे हुए बिहार के क्षेत्रों पर आधारित उपन्यास है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, राम राज्य में भी प्रजा दुखी थी। दिए गए विकल्पों में से वाक्य में रेखांकित शब्द का बहुवचन बताना है। जो प्रजा शब्द है ये क्या है? बहुवचन है। इसका बहुवचन बताना है, क्या होगा? प्रजा लोग होगा, प्रजाजन होगा, प्रजा वर्ग होगा या प्रजा होगा? तो दोस्तों करेक्ट आंसर होगा प्रजाजन होगा। करेक्ट आंसर प्रजाजन होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, आधा तीतर आधी बटेर मुहावरे का अर्थ बताइए। आधा आधा खाना, तीतर और बटेर मिलकर खाना, दो चीज़ों का मिश्रण, बेमेल चीज़ों का मिश्रण। कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों बेमेल चीज़ों का मिश्रण। बेमेल चीज़ों का मिश्रण होगा आधा तीतर आधी बटेर मुहावरे का अर्थ। ठीक है, अगला क्वेश्चन, मधुशाला के रचनाकार कौन है? मधुशाला के रचनाकार कौन है? सुमित्रा नंदन पंत, सूरदास, महादेवी वर्मा, हरिवंश राय बच्चन, कौन है? तो जिसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों हरिवंश राय बच्चन। हरिवंश राय बच्चन हैं मधुशाला के रचनाकार। और इनकी और भी रचनाएं हैं जैसे कि मधुबाला, मधुबाला हो गया और मधुशाला ही हो गया और मधुकलश। ठीक है, मधुकलश, ये इनकी रचनाएं हैं हरिवंश राय बच्चन जी की। अगला क्वेश्चन, सजना है मुझे सजना के लिए किस अलंकार का प्रयोग हुआ है? सजना है मुझे सजना के लिए किस अलंकार का प्रयोग हुआ है? यमक, अनुप्रास, छेकानुप्रास या रूपक? दोस्तों करेक्ट आंसर होगा यमक अलंकार। ठीक है, यमक अलंकार। दोस्तों कैसे यमक अलंकार हुआ? देखिए, सजना है मुझे सजना के लिए, यह यमक अलंकार इसलिए है क्योंकि यहाँ पर प्रथम सजना का अर्थ है श्रृंगार। जो प्रथम सजना है ये इसका अर्थ है श्रृंगार और दूसरे सजना का अर्थ है सजना माने नायिका का पति या नायक। ठीक है, तो इसलिए जहाँ पर दो या दो से अधिक शब्द हैं और उसके अर्थ भी अलग अलग हों तो वहाँ पे क्या होता है? यमक अलंकार होता है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन, आने वाला क्षण लाल नजर आता है रेखांकित शब्द का वचन पहचानिए। आने वाला क्षण लाल नजर आता है, क्षण का रेखांकित शब्द क्षण है और इसी का आपको वचन पहचानना है। एक वचन है, बहुवचन है या सदैव बहुवचन में होगा या सदैव एक वचन में होगा? दोस्तों जो क्षण है वो हमेशा एक वचन में होगा, तो करेक्ट आंसर आपका एक वचन होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, सुबह में चिड़िया चहचहाने लगती हैं, वाक्य में प्रयुक्त काल पहचानिए। सामान्य भविष्य काल होगा, सामान्य वर्तमान काल होगा या पूर्ण वर्तमान काल होगा या अपूर्ण वर्तमान होगा? तो दोस्तों जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो सामान्य वर्तमान काल होगा। क्या होगा? सामान्य वर्तमान काल। ठीक है दोस्तों, परिभाषा आप लोग याद रखिएगा, जब क्रिया वर्तमान में सामान्य रूप से होती है तो उसे सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। और देखिए, सुबह में चिड़िया चहचहाने लगती है, वर्तमान काल की बात हो रही है यहाँ पे कि चिड़िया जो है सुबह चहचहाने लगती हैं, वर्तमान काल की बात हो रही है, तो यहाँ पे क्या कौन सा होगा? सामान्य वर्तमान काल होगा। अगला क्वेश्चन, सुयस का पर्यायवाची है, सुयस का पर्यायवाची कौन सा है? उत्पातु, सुकीर्ति, सृजन या दिक्? दोस्तों जो करेक्ट आंसर होगा आपका सुकीर्ति होगा। सुकृति, सुयस का पर्यायवाची है सुकीर्ति। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अतिवृष्टि का विलोम दिए गए विकल्पों में से कौन सा है? अनावृष्टि, अनिवृष्टि या अनुवृष्टि या अतिवृष्टि? कौन सा विकल्प सही होगा? तो दोस्तों जो करेक्ट आंसर होगा अतिवृष्टि का विलोम होगा अनावृष्टि, अनावृष्टि होगा। ठीक है,
अगला क्वेश्चन, दिए गए विकल्पों में से शुद्ध वाक्य की पुष्टि कीजिए। मेरा नाम श्री मोहन जी है। मेरा नाम मोहन है। मेरा नाम मोहन जी है। मेरा नाम श्री मोहन है। तो शुद्ध वाक्य कौन सा है? तो करेक्ट आंसर होगा मेरा नाम मोहन है। दोस्तों आप लोग किसी को नाम बताएंगे तो ऐसे ही बताएंगे ना कि मेरा नाम मोहन है, ठीक है। ऐसा तो नहीं बताएंगे मेरा नाम श्री मोहन जी है। अपने नाम के आगे श्री नहीं लगाते। जैसे पिता का नाम हो गया, माता का नाम हो गया, तो वहाँ पे श्री आप लगा सकते हैं। अपने नाम के आगे श्री लगा के नहीं बताया जाता, ठीक है। अगला क्वेश्चन, दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द ज्येष्ठ, ज्येष्ठ का तद्भव शब्द कौन सा है? ज्येष्ठ का तद्भव, देवर, पुत्र, बड़ा, छोटा। ज्येष्ठ शब्द का बताना है। तो दोस्तों ज्येष्ठ शब्द का तत्सम, ज्येष्ठ एक तत्सम शब्द है और इसका तद्भव होगा जेठ। क्या होगा दोस्तों? जेठ होता है। किंतु दोस्तों उचित विकल्प न होने के कारण इसका समानार्थी होगा क्या? बड़ा होगा। तो करेक्ट आंसर बड़ा होगा। ज्येष्ठ का जेठ होता है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन न होने पर बड़ा ऑप्शन दिया है, तो उचित ऑप्शन सी होगा, ठीक है, माने बड़ा, बड़ा। तो जेठ का तद्भव शब्द बड़ा होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, दिए गए विकल्पों में से जंगल का समानार्थी शब्द कौन सा है? जंगल का समानार्थी शब्द, कस्बा, अरण्य, नगर, सुनसान। दोस्तों करेक्ट आंसर होगा जंगल का समानार्थी शब्द वो होगा अरण्य। अरण्य करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, सतसई के लेखक कौन है? सतसई के लेखक कौन है? भगवती चरण वर्मा, बिहारी लाल चौबे, हरिवंश राय बच्चन, अशोक सराफ। दोस्तों जो सतसई के लेखक हैं वो हैं बिहारी लाल चौबे। कौन है? बिहारी लाल चौबे। दोस्तों बिहारी लाल ने 700 से अधिक दोहों का संकलन किया है। कितना? 700 से अधिक दोहों का संकलन किया है, जिसे बिहारी सतसई कहते हैं। दोस्तों इसमें नीति, भक्ति, श्रृंगार से संबंधित दोहे हैं। इनकी जो सतसई है, जिन्हें हम सतसई कहते हैं, इनके दोहों में नीति, भक्ति और श्रृंगार से संबंधित दोहे हैं। बिहारी लाल का जो उपनाम है चौबे है, इसलिए इनका पूरा नाम पड़ता है बिहारी लाल चौबे। और दोस्तों इन्हें रस के अग्रगण्य कवियों में गिना जाता है, बिहारी लाल चौबे को, या बिहारी लाल कह सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, आए थे हरि भजन को, ओटन लगे कपास। लोकोक्ति का अर्थ क्या है? कपास धुनना, हरि के भजन में मत होना, मस्त होना, यहाँ पे मस्त होगा, कर लेना, हरि के भजन में मस्त होना, या अगला विकल्प उच्च लक्ष्य लेकर चलना और निम्न कार्य करना, उच्च लक्ष्य पर चलना। तो दोस्तों जो करेक्ट आंसर होगा उच्च लक्ष्य लेकर चलना और निम्न कार्य करना। ये था आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास, लोकोक्ति का अर्थ, ठीक है। क्वेश्चन अगला नंबर, च वर्ग, यहाँ दुनिया लिखा है, ध्वनिया लिख लीजिएगा, ध्वनिया, ठीक है। च वर्ग ध्वनियाँ किस वर्ग में आती हैं? आपको बताना है किस वर्ग में आती हैं। कंठ में, तालु में, मूर्धा में, या दंत में। दोस्तों जो च वर्ग होता है वो किस में आता है? वो होता है तालु में आता है। कंठ में तो दोस्तों अ से स्टार्ट होता है, क ख क वर्ग आता है, उसके बाद ह आता है, ठीक है। उसके बाद तालु में आता है छोटी ई, बड़ी ई, और च वर्ग आता है, और य और श आता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, तो आप लोग उच्चारण स्थान, दोस्तों उच्चारण स्थान जरूर याद कर लीजिएगा, इम्पॉर्टेंट है उच्चारण स्थान, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो उच्चारण स्थान से क्वेश्चन आएगा जरूर। अगला क्वेश्चन, वसुधा शब्द का अर्थ बताइए। वसुधा शब्द का अर्थ बताइए क्या होगा? चंद्रमा, धरती, सुधा, प्रकृति। वसुधा शब्द का अर्थ बताना है, तो जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो होगा धरती, ठीक है। वसुधा शब्द का अर्थ है धरती। दोस्तों पृथ्वी भी कहते हैं, भू भी कहते हैं, अवनी भी कहते हैं, मेदिनी भी कहते हैं, रसा भी कहते हैं, इत्यादि होता है।
वसुधा शब्द का अर्थ। ठीक है, तो इतने चीज़ें आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, दिए गए पर्यायों में से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? स्त्रीलिंग बताना है, स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? प्रकृति, दुपट्टा, फुल्का, हीरा। आपको स्त्रीलिंग शब्द बताना है। तो दोस्तों, जो आपकी प्रकृति है वो आपका स्त्रीलिंग शब्द है, शेष सभी आपके पुल्लिंग शब्द हैं। अगला क्वेश्चन, है उस डाली पर एक तोता बैठा है, वाक्य में प्रयुक्त काल पहचानना है। काल से भी एक दो क्वेश्चन आने वाले हैं दोस्तों, तो आप लोग एकदम काल को भी अच्छे से पढ़ लीजिएगा। तो वाक्य में प्रयुक्त काल पहचानना है, पूर्ण भूतकाल है, सामान्य भूतकाल है, पूर्ण वर्तमान काल है या अपूर्ण भूतकाल है। दोस्तों क्या है? उस डाली पर एक तोता बैठा है। दोस्तों यहाँ पर वर्तमान काल बैठा है, वर्तमान में हो रहा है, तो यहाँ पे पूर्ण वर्तमान काल है दोस्तों, पूर्ण वर्तमान काल। उस डाली पर एक तोता बैठा है, पूर्ण वर्तमान काल है। दोस्तों जब वाक्य से यह ज्ञात होता है कि क्रिया वर्तमान काल में पूर्ण हो रही है, तब पूर्ण वर्तमान काल होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, किस वर्ष से लेखक और उनकी कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित करना आरंभ हुआ? 1955, 1975, 1945, 1965। कौन सा ऑप्शन से होगा? तो जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों 1955। 1955 से ही साहित्य अकादमी पुरस्कार का आरंभ हुआ। यह पुरस्कार सर्वप्रथम माखनलाल चतुर्वेदी को उनकी कृति हिम तरंगिनी के लिए प्रदान किया गया। और दोस्तों वर्ष 2020 का यह पुरस्कार अनामिका को उनके कविता टोकरी में दिगंत थेरी गाथा 2014 के लिए प्रदान किया गया था। ठीक है, तो आप लोग इस क्वेश्चन को एकदम अच्छे से याद करिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। साहित्य अकादमी पुरस्कार वर्ष 1955 से स्टार्ट होता है, 1955 से स्टार्ट होता है। और सबसे पहले किसको मिलता है? यह माखनलाल चतुर्वेदी को मिलता है। किसको मिलता है? माखनलाल चतुर्वेदी को, माखनलाल चतुर्वेदी। ठीक है, चतुर्वेदी को मिलता है। और इनकी एक कृति है जो है हिम तरंगिनी, हिम तरंगिनी, हिम तरंगिनी के लिए मिला था। और दोस्तों 2020 का जो पुरस्कार मिला था, 2020 का जो पुरस्कार है वो अनामिका को मिला था। और अनामिका की जो कृति है टोकरी में दिगंत थेरी गाथा है। कौन है? टोकरी में दिगंत थेरी गाथा, जो कि 2014 के लिए इन्हें मिला था। 2014 के लिए इन्हें प्रदान किया गया था और मिला था 2020 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन, चीनी, मद्रासी, बिहारी आदि शब्द कौन सा विशेषण है? आदि शब्द कौन से विशेषण है? तो स्थान बोधक है, अवस्था बोधक है, आकार बोधक है या दिशा बोधक है? तो जो चीनी, मद्रासी, बिहारी, इस शब्दों से आपको क्या समझ में आ रहा है? दोस्तों स्थान बोधक आपका करेक्ट आंसर होगा। स्थान बोधक, स्थान का बोध हो रहा है यहाँ पे, तो दोस्तों यहाँ पे क्या होगा? स्थान बोधक होगा। अगला क्वेश्चन, आई ऐसी अद्भुत बेला, ना रो सका ना बिहन सका, दोहे में कौन सा अलंकार है? विरोधाभास, उपमा अलंकार, विप्सा अलंकार, अनुप्रास अलंकार। कौन सा ऑप्शन से होगा दोस्तों? तो जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों विरोधाभास अलंकार। दोस्तों जो दोहा है इसमें विरोधाभास अलंकार है। जहाँ विरोध का आभास हो किंतु वास्तव में विरोध न हो, वहाँ पर विरोधाभास अलंकार होता है दोस्तों। परिभाषा ध्यान से सुनिएगा। जहाँ विरोध का आभास हो किंतु वास्तव में विरोध न हो, वहाँ पर विरोधाभास अलंकार होता है। आई ऐसी अद्भुत बेला, ना रो सका ना बिहस सका। ऐसा समय आया, ऐसा आश्चर्यचकित वाला समय आया, न मैं रो सका और न हंस सका। तो यहाँ पे क्या हुआ? विरोधाभास अलंकार हुआ। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन, अंगार सिर पर धर्म लेना, सॉरी अंगार सिर पर धर लेना, यहाँ पे धर्म नहीं धर लेना। ठीक है, क्या होगा? धर लेना, धर्म की जगह पे धर लिख लीजिएगा। तो अंगार सिर पर धर लेना, दिए गए विकल्पों में से मुहावरे का सही अर्थ चयन करना है। विनाशकारी बन जाना, मरने को उद्यत होना, दूसरे को डराना, कठिन विपत्ति सहना।
तो जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों कठिन विपत्ति सहना। कठिन विपत्ति सहना, अंगार सिर पर धर लेना, ये इसका सही अर्थ होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अद्भुत रस का अस्थाई भाव कौन सा है? अद्भुत रस का अस्थाई भाव बताना है दोस्तों। ठीक है, आपको अद्भुत रस का अस्थाई भाव बताना है। कौन सा होगा? रति होगा, शोक होगा, क्रोध होगा, आश्चर्य होगा। दोस्तों अद्भुत रस का जो अस्थाई भाव होगा वो होगा आश्चर्य। आश्चर्य या विस्मय भी कहते हैं, आश्चर्य या विस्मय भी कहते हैं। अद्भुत रस का अस्थाई भाव यही होते हैं, आश्चर्य या विस्मय। और बाकी आपको रति किसका है? रति है दोस्तों श्रृंगार रस का। श्रृंगार रस का अस्थाई भाव है। ठीक है, श्रृंगार रस का अस्थाई भाव है। शोक किसका है? जो शोक है दोस्तों वो करुण रस का है, करुण रस का है। और जो क्रोध है दोस्तों, क्रोध वो है रौद्र का, रौद्र का है, रौद्र का होता है क्रोध। रौद्र का अस्थाई भाव क्रोध होता है। ठीक है दोस्तों, जो हमारे रस होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? टोटल 9 रस होते हैं। ठीक है, कौन कौन से एक बार सुन लीजिएगा। श्रृंगार रस, करुण रस, रौद्र रस, अद्भुत रस, शांत रस, भक्ति रस, हास्य रस, वीर रस, भयानक रस, विभत्स और वात्सल्य। दोस्तों ये 9 रस हैं। ठीक है, और इनके अस्थाई भाव आपको जरूर आना चाहिए। जैसे कि श्रृंगार रस का अस्थाई भाव रति, शोक होता है करुण का अस्थाई भाव, क्रोध होता है रौद्र का। तो ये अस्थाई भाव आप रस का अस्थाई भाव जरूर याद कर लीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, मेरी भव बाधा हरव राधा नागर होई, जा तन की झाई परे श्याम हरित दुति होय। इसमें कौन सा छंद है दोस्तों? कौन सा छंद है? दोहा है, सुरठा है, बरवे है या रोला है? बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा दोहा। दोहा है। दोहा की परिभाषा तो सबको पता होना चाहिए दोस्तों। दोहा एक सममात्रिक छंद है। कैसा है? सॉरी दोस्तों, दोहा है जो है अर्ध सममात्रिक छंद है। कैसा है? अर्ध सममात्रिक छंद है। दोहा जो है अर्ध सममात्रिक छंद है। और दोस्तों दोहे के प्रथम और तृतीय चरण में, प्रथम और तृतीय चरण में 13 मात्राएं होती हैं। ठीक है, और द्वितीय और चतुर्थ चरण में 11 मात्राएं होती हैं। तो वहाँ पे क्या होता है? दोहा होता है। और दोस्तों और ये भी आपको ध्यान देना है, विषम चरणों के अंत में जगण नहीं होना चाहिए। जगण मतलब दोस्तों ये, जिसे हम इस तरीके से 1S1 भी आप पढ़ सकते हैं। तो ये नहीं होना चाहिए। विषम चरण जो ये होते हैं ना, पहला और तीसरे में 1S1 नहीं होना चाहिए। तब क्या होगा? और सम चरणों के अंत में लघु होना चाहिए। ठीक है, तब जाके आपका होगा वो दोहा। तो मेन आपको ये याद रखना है कि दोहा जो है, दोहा में जो विषम चरण होते हैं इसमें 13 मात्राएं, और जो सम चरण होते हैं उसमें 11 मात्राएं होती हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा हम सोरठा जान लेते हैं। सोरठा क्या होता है दोस्तों? सोरठा भी एक अर्धसम मात्रक छंद है। सोरठा भी एक अर्धसम मात्रिक छंद है। इसमें भी क्या होता है दोस्तों? इसमें जो विषम चरण होते हैं ना, विषम चरण, इसमें 11 मात्राएं होती हैं। और जो सम चरण होता है उसमें 13 मात्राएं होती हैं। दोस्तों यह क्या होता है? सोरठा यह दोहे का उल्टा होता है। ठीक है, दोहे का उल्टा होता है। और मैं अगर बरवे की बात करूं तो दोस्तों बरवे भी एक अर्धसम मात्रिक छंद है। और दोस्तों इसमें भी क्या होते हैं? विषम चरणों में क्या होती हैं? 12 मात्राएं होती हैं, और सम चरणों में 7 मात्राएं होती हैं। ठीक है, तो वो बरवे होता है। और दोस्तों एक आता है आपका लास्ट में रोला, इसको भी बता देते हैं। रोला क्या होता है? रोला दोस्तों एक सममात्रिक छंद है। और दोस्तों इसके प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। और दोस्तों एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट, 11 और 13 पर यति होती है। यति का मतलब समझो कामा। 11 और 13 पर कामा होता है। और प्रत्येक चरण के अंत में 2 गुरु या 2 लघु वर्ण होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो रोला किसे कहते हैं?
जिसमें प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं, वो होता है रोला। ठीक है, तो दोस्तों कैसी लगी आपको यह वीडियो, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो आप लोग एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और दोस्तों वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, जिससे आपके और भी दोस्तों का भला हो सके। ठीक है।